is biology and the service of mankind. ये है biology and service of mankind के हवाले से. So conventionally again I would like to ask few questions from you. मेरी कोशिश ये होती है कि हमेशा टॉपिक को पढ़ाने से पहले मैं क्वेश्चंस पूछूं, क्योंकि मैं ऑफ कोर्स ये एक्सपेक्ट करता हूं कि आप सब लोगों ने सिलेबस को एक दफा कवर किया होगा. मे बी अगर आपने सिलेबस को फर्स्ट टाइम पढ़ना होता तो शायद मेरी टेक्निक थोड़ी सी टीचिंग की डिफरेंट होती, लेकिन चूंकि आप लोगों ने सिलेबस को पहले कवर किया हुआ है, एफएससी के अंदर आपने सारी चीजें पढ़ी हुई हैं, तो अब मैंने आपको आपके जो अंडरस्टैंडिंग है उसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है ताकि आप एंट्री टेस्ट के अंदर क्वेश्चंस को आंसर कर सकें. इसीलिए मेरी कोशिश ये होती है कि मैं क्वेश्चंस के साथ स्टार्ट करूं. क्वेश्चंस पूछने से ये होता है कि एक्चुअली आई एम एबल टू टेल यू अबाउट योर कंफ्यूजन्स, राइट. मैं आपको ये क्लूज दे पाता हूँ कि इन जगहों पे आप कंफ्यूज हो. एंड through the course of rest of my discussion, I am able to fix those confusions. That's how I try to make my students learn actively about the subject. Anyways, so here we have got the options. A option is integrated disease management. B option is hydroponic culture technique. C option is biological control. And D option is bioremediation. और फर्स्ट स्टेटमेंट है हमारे पास, control of pests by using some living organisms is known as. Control of pests by using some living organisms is known as. अब लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यूज करते हुए पेस्ट को कंट्रोल करना, ये इसको हम क्या बोलेंगे? सो बेस्ट रिस्पॉन्स टू दिस क्वेश्चन इज बायोलॉजिकल कंट्रोल, राइट. तो इसकी जो क्लैरिटी है ये मैं आगे चल के डिस्कशन में आपको दूंगा. एट द मोमेंट आई वांट यू टू एक्सेप्ट दिस आंसर. अगर कोई कंफ्यूजन है आप अपने उसको डॉक्यूमेंट कर लें. लेटर ऑन यू कैन आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम मी एज वेल. ओके, अब नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारे पास, कंट्रोल ऑफ लिविंग विद लिविंग इज. लिविंग थिंग का, अगर लिविंग थिंग की मदद से ही कंट्रोल हम कर रहे हैं तो ये बाय डेफिनेशन क्या है? बाय डेफिनेशन दिस इज अगेन द बायोलॉजिकल कंट्रोल. अब नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है? कंट्रोल ऑफ नॉन लिविंग विद लिविंग इज. अब अगर एक नॉन लिविंग थिंग है उसको हम लिविंग थिंग की मदद से कंट्रोल कर रहे हैं तो दिस वुड बी कॉल्ड एज द बायो रिमीडिएशन. And next, we have got another statement. The bioabsorption is example of. अब जो bioabsorption है ये किसकी example है? This is example of the bioremediation again, right? ये भी bioremediation ही की example है. Best response to this question is even delta. Okay. Next, we have got another statement. Control of an aphid that attacks walnut tree by a wasp that parasitizes this aphid is example of. देखिए, एफिड है जो कि वॉलनट ट्री को अटैक करता है और उसको हम कंट्रोल कर रहे हैं बाय अ वेस्प दैट पैरासिटाइजेस दिस एफिड, राइट. तो अब ये किसकी एग्जांपल है? बेसिकली अगेन द बेस्ट रिस्पांस टू दिस क्वेश्चन इज बायोलॉजिकल कंट्रोल, राइट. एंड एक और क्वेश्चन है कि एस्ट्रोनॉट्स यूज विच टेक्नोलॉजी टू ग्रो वेजिटेबल्स. एस्ट्रोनॉट्स जो हैं ये वेजिटेबल्स को ग्रो करवाने के लिए किस टेक्नोलॉजी को या किस टेक्निक को यूज करते हैं? द बेस्ट रिस्पांस टू दिस क्वेश्चन इज हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक. द हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक. ये कुछ क्वेश्चन से, कुछ सैंपल क्वेश्चन से, जिस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं इसको लेके, ऑफ कोर्स इस टॉपिक को लेके, विच इज बायोलॉजी एंड द सर्विस ऑफ द मैनकाइंड. अब ये एक फ्लो शीट है, इसकी मदद से जो अहम तरीन फैक्ट्स हैं उनको मैं एक्सप्लेन करूंगा. मैं बहुत ज्यादा टाइम इस एरिया में स्पेंड नहीं करना चाहता. सिर्फ और सिर्फ जो की पॉइंट्स आपकी बुक में गिवन है रिगार्डिंग दिस एरिया, जहां से क्वेश्चंस बनते हैं, मैं सिर्फ और सिर्फ उनको हाईलाइट करूंगा, क्योंकि मेरा जो ऑब्जेक्टिव है वो आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चंस या लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए प्रिपेयर करना नहीं है, बल्कि मैंने आपको एमसीक्यू ओरिएंटेड प्रिपरेशन करवानी है. सो वो सारी इंफॉर्मेशन जो कि एमसीक्यूज को लेके इंपॉर्टेंट है मैं वो आपके साथ शेयर करूंगा. So if you talk about the biology in service of mankind, so biology has helped the mankind in several different ways. For example, बायोलॉजी ने
नंबर 1 पे हेल्प किया है इन फूड प्रोडक्शन एंड प्रिजर्वेशन। सेकेंडली, डिफरेंट डिजीजेस को कंट्रोल करने में बायोलॉजी ने हेल्प किया है। इसी तरीके से प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट में भी बायोलॉजी ने हेल्प आउट किया। सो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि फूड प्रोडक्शन या प्रिजर्वेशन के हवाले से बायोलॉजी का क्या रोल है। तो सबसे पहली बात ये है कि बायोलॉजी की मदद से हम बेहतर वैरायटीज जो है वो प्रोड्यूस कर पाए हैं, प्लांट्स की भी और एनिमल्स की भी, राइट। सो अगर हमारे पास बेटर वैरायटीज होंगी तो वी विल बी एबल टू गेट मोर प्रोडक्शन। फॉर एग्जांपल, जैसे देखें कि बायोलॉजी की मदद से हमने ब्रॉयलर जो है ये वैरायटी हमने प्रोड्यूस की, जिसकी वजह से आज वर्ल्ड की जो मीट की नीड है वो आप कह रहे हैं कि ग्रेटली फुलफिल हो रही है, राइट। सो दिस इज ब्रॉयलर, दिस इज बेसिकली इट्स अ गिफ्ट ऑफ बायोलॉजी। इसी तरीके से देयर वाज अ टाइम जब जो क्रॉप्स हैं उनकी जो प्रोडक्शन है बहुत कम होती थी। लाइक अगर हम गन्नम को बो देते थे तो 1 एकड़ में से मे बी 20 मन या 30 मन गंदम जो मिलती थी मैक्सिमम, राइट। तो लेकिन अब जो है, अब बेटर वैरायटीज के साथ हम गंदम को जब काश्त करते हैं, 1 एकड़ से कई दफा 120 मन जो है, 120 मन तक गंदम जो है वो भी निकल आती है। अगेन दिस इज बिकॉज ऑफ द बेटर वैरायटीज विच वी हैव प्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ बायोलॉजी। अब सवाल ये पैदा होता है कि बायोलॉजी की मदद से हम जो बेहतर वैरायटीज हैं ऑर्गेनिजम्स की, ये किस तरीके से प्रोड्यूस करते हैं। एंड द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज, एक तो सिलेक्टिव ब्रीडिंग के जरिए हम क्या करते हैं, हम ऐसे इंडिविजुअल्स को प्रोड्यूस कर लेते हैं जिनके अंदर हमारी मनचाही खसूसियात हों। हम सिलेक्टिवली इंडिविजुअल्स को हम ब्रीड करते हैं और उनकी खूबियों को हम आने वाली जनरेशन के अंदर इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं। एंड सेकेंडली, ट्रांसजेनिक प्लांट्स भी प्रिपेयर किए हैं। सो आप देखें कि ट्रांसजेनिक प्लांट्स कौन से प्लांट्स होते हैं, ऐसे प्लांट्स जिनके अंदर समहाउ हमने कोई फॉरेन डीएनए इनकॉर्पोरेट कर दिया है, हम कहते हैं कि ये ट्रांसजेनिक प्लांट्स हैं, राइट। सो कोई भी ऑर्गेनिज्म ऑफ कोर्स जिसके अंदर हमने फॉरेन डीएनए इनकॉर्पोरेट कर दिया होगा, हम कहेंगे ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म। अगर वो प्लांट होगा तो ट्रांसजेनिक प्लांट कहलाएगा, अगर एनिमल होगा तो ट्रांसजेनिक एनिमल कहलाएगा। एनीवेज, तो अब देखिए फॉर एग्जांपल, अब हम कोई भी एक पर्टिकुलर जीन है, राइट, जिसको हम एक्सप्रेस करवाना चाह रहे हैं किसी प्लांट के अंदर, या कोई प्लांट है जिनके अंदर हम क्या करना चाह रहे हैं, स्पेसिफिक जो है वो खूबियां पैदा करना चाह रहे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, हम एक फॉरेन जीन इनकॉर्पोरेट करके अगर हम उस प्लांट के अंदर उसको एक्सप्रेस करवा पाते हैं तो उसके अंदर कुछ खूबियां हम पैदा कर सकते हैं। सो सिलेक्टिव ब्रीडिंग के जरिए और ट्रांसजेनिक प्लांट्स के जरिए ओवरऑल जो है वो क्या किया हमने, जो बेटर वैरायटीज हैं ये ऑर्गेनिजम्स की प्रोड्यूस की हैं, जिनसे हमें ज्यादा प्रोडक्शन मिल रही है। अब यहाँ पे दो अहम बातें आपने खास तौर पे ट्रांसजेनिक प्लांट्स को लेके याद रखनी है। वो अहम बातें कौन कौन सी हैं, ये एग्जामिनर यहाँ से दो तरह से क्वेश्चन पूछता है कि ट्रांसजेनिक प्लांट्स को प्रिपेयर कैसे करते हैं, किस तरीके को या किस टेक्निक को फॉलो करके हम ट्रांसजेनिक प्लांट्स को प्रिपेयर करते हैं, और उसके बाद ट्रांसजेनिक प्लांट्स को हम प्रोपागेट कैसे करते हैं, इनको हम प्रोपागेट कैसे करते हैं। तो प्रेपरेशन ऑफ द ट्रांसजेनिक प्लांट्स एंड प्रोपागेशन ऑफ ट्रांसजेनिक प्लांट्स, ये किस किस तरीके से होती है। सो आंसर टू दिस क्वेश्चंस आर कि जो ट्रांसजेनिक प्लांट्स प्रिपेयर किए जाते हैं, दे आर प्रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ द जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से हम ट्रांसजेनिक प्लांट्स को प्रिपेयर करते हैं। हम फॉरेन डीएनए के अंदर, उनके जीनोम के अंदर हम इनकॉर्पोरेट करवा देते हैं। और जब हम ट्रांसजेनिक प्लांट्स बना लेते हैं तो अब इन प्लांट्स को प्रोपागेट हम किस तरीके से करते हैं, ऑफ कोर्स विद द हेल्प ऑफ द क्लोनिंग। सो अगर एग्जाम आपसे क्वेश्चन पूछता है कि हाउ द ट्रांसजेनिक प्लांट्स आर प्रिपेयर्ड, बेस्ट रिस्पांस इज जेनेटिक इंजीनियरिंग, राइट। डोंट आंसर क्लोनिंग टू दिस क्वेश्चन। एंड अगर एग्जाम आपसे क्वेश्चन पूछता है हाउ द ट्रांसजेनिक प्लांट्स आर प्रोपागेटेड, द बेस्ट रिस्पांस टू दिस क्वेश्चन इज क्लोनिंग। ओके, सो एक तो हमने ये देख लिया कि बेटर वैरायटीज जो हैं ये प्रोड्यूस हम करते हैं विद द हेल्प ऑफ बायोलॉजी। सेकेंडली, पेस्ट कंट्रोल के अंदर जो है वो बड़ा मेजर रोल है बायोलॉजी का, राइट। तो इसमें पेस्ट और पैथोजन में एक डिफरेंस होता है। आई वांट यू टू नो दैट डिफरेंस, राइट। पैथोजन जो है ये एनी डिजीज कॉजिंग एजेंट होता है। एनी डिजीज
जैसे ही आप अपनी topgrade.bk की ब्राउजर ऐप में लॉगिन होंगे, आपको ये हमारा होम पेज नजर आएगा। इसमें ये पहला जो सेक्शन है ये आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड मटेरियल का है। सेकंड सेक्शन जो एक्स्ट्रा सपोर्ट और गाइडेंस आपको रिक्वायर्ड है ये उसके हवाले से है। थर्ड जो सेक्शन है ये डिफरेंट की स्टैटिस्टिक्स एंड टॉपग्रेड की, जो कि आपका हमारे पे कॉन्फिडेंस इंक्रीज करेंगे। एंड लास्ट ऑफ ऑल ये एग्जीक्यूटिव समरी है आपकी ओवरऑल प्रिपरेशन की प्रोग्रेस के हवाले से। सो सबसे पहले सेक्शन को हम एक्सप्लोर करते हैं। इसमें से आप किसी भी सब्जेक्ट पे क्लिक करें, से हमारे पास ये सब्जेक्ट्स हैं बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, लॉजिकल रीजनिंग। इनमें से किसी भी सब्जेक्ट पे आप क्लिक करें तो आपको उस सब्जेक्ट में उसके वीडियो लेक्चर्स, रिवीजन नोट्स और प्रैक्टिस क्वेश्चन मिले। आप वीडियो लेक्चर्स पे क्लिक करेंगे तो उस सब्जेक्ट के सारे यूनिट्स या सेक्शंस आपके सामने ओपन हो जाएंगे। आप किसी भी सेक्शन को चूज करेंगे, उस सेक्शन के सारे टॉपिक्स ओपन हो जाएंगे। इनमें से जिस मर्जी टॉपिक को आप चूज करें, आप उसके वीडियो लेक्चर्स को यहाँ से वॉच वीडियो बटन क्लिक करके देख सकते हैं, राइट, लाइक दिस ओवर हियर। सो ये वीडियो लेक्चर आपके सामने ये आ गया। अगेन टू न्यूरल पाथवे, इसमें भी एक हमारे पास, अगर आप जाते हैं फास्ट रिवीजन नोट्स पे, सो जिन स्लाइड्स को यूज करके हमने वीडियो लेक्चर्स रिकॉर्ड किए हैं, अब उन्हीं स्लाइड्स को आप यहाँ से रिवाइज कर सकते हैं। देख सकते हैं आपने फास्ट रिवीजन नोट्स पे क्लिक किया, इसमें सारे के सारे सेक्शन फिर ओपन हो गए। तो यहाँ पे एक बात मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि जो भी सेक्शन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, हमने उनके साथ इंपॉर्टेंट का टैग भी लगाया हुआ है, कीपिंग इन व्यू द प्रीवियस एग्जाम फ्रेंड्स। एनीवेज, तो यहाँ पे आप किसी भी सेक्शन को चूज करें। सी सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन को मैं चूज करता हूँ। इसके सारे टॉपिक्स ओपन हो गए। इनमें से किसी भी टॉपिक को आप पिक करेंगे तो आप उसकी वो स्लाइड्स देख सकते हैं जिनसे उस टॉपिक का वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड हुआ है। तो काफी सारा टाइम जो है आपका वो सेव होगा। आपको लेक्चर नोट करने की जरूरत नहीं है, आपको बड़े बड़े नोट्स कर रहे हैं फॉर द फास्ट रिवीजन, रादर सुपर फास्ट रिवीजन ऑफ द लेक्चर्स। उसके बाद is causing agent that is called as the pathogen. कोई भी एजेंट है, वो लिविंग है, वो नॉन लिविंग है, वो वायरस है, वो बैक्टीरिया है, वो फंगस है, वो कोई पोल्यूटेंट है, वो कोई हैवी मेटल है, वो कुछ भी है, अगर वो डिजीज कॉज करने की सलाहियत रखता है, हम कहते हैं ये क्या है, ये पैथोजन है। एनी डिजीज कॉजिंग एजेंट, मैं वर्ड ऑर्गेनिज्म का भी यूज नहीं कर रहा, आई एम यूजिंग द वर्ड एनी डिजीज कॉजिंग एजेंट, राइट। तो ये पैथोजन है। जबकि जो पेस्ट है, पेस्ट जो है लाइक इसके बारे में हम ये कह सकते हैं कि पेस्ट के बारे में एक खास बात ये है कि ये जो है इनका गहरा एसोसिएशन होता है विद द इकोनॉमी। सीन है कि जो पेस्ट हैं ये लाइफ स्टॉक को, हमारी जो खड़ी फसलें हैं उनको, और इवन हमारे जो स्टोर्ड ग्रेन्स हैं, जिन क्रॉप्स को हमने स्टोर किया हुआ होता है, उनको ये तबाह कर देते हैं, और इस तरह से ये हमें इकोनॉमिक डैमेज है ये देते हैं। ऑलराइट, एनीवेज, अब जो पेस्ट हैं इनको कंट्रोल करने के लिए हमारे पास कौन कौन से वेज हैं, राइट। हमें पता है कि एक बहुत बड़ा मसला ये था कि हम फसलें लगाते हैं, डिफरेंट पेस्ट जो हैं वो फसलों को पकड़ के तबाह कर देते हैं, जिससे फसलों की प्रोडक्शन जो है वो रिमार्केबली डिक्रीज होती है। तो अब हमने क्या किया है, बायोलॉजी की मदद से हमने केमिकल्स को यूटिलाइज करते हुए हमने पेस्ट को किल करना सीख लिया, राइट। सो केमिकल कंट्रोल क्या है, सिंपली नाम से ही जाहिर है, कंट्रोल ऑफ द पेस्ट्स विद द हेल्प ऑफ केमिकल्स। सिंपली बहुत सारे जो इंसेक्टिसाइड्स हैं उनकी मदद से हम क्या करते हैं, बहुत सारे इंसेक्टिसाइड्स की मदद से या पेस्टिसाइड्स की मदद से हम पेस्ट को किल कर देते हैं, जिससे ऑटोमेटिकली हमारी जो फसलें हैं वो उनकी डिस्ट्रक्शन लेसर होती है और बाय डिफॉल्ट प्रोडक्शन ज्यादा हो जाती है। सो केमिकल कंट्रोल के कई सारे नुकसान भी हैं, जहां पे ये पेस्ट को किल कर रहे हैं केमिकल्स, वहीं पे ये ह्यूमन बीइंग्स के लिए हैजर्डस भी हैं। से अगर कोई भी क्रॉप है जिसके ऊपर आपने पेस्टिसाइड स्प्रे किए हैं एंड वी हैपन टू एंगल्फ दोस क्रॉप्स, राइट, तो ऑफ कोर्स पेस्टिसाइड से कुछ ना कुछ जो एडवर्स इफेक्ट्स हैं वो हमारे अंदर भी आ जाएंगे। इसके मुकाबले में अगर आप देखें बायोलॉजिकल कंट्रोल को, राइट, सो बायोलॉजिकल कंट्रोल बेसिकली ये क्या है, biological control, this is preferred over the chemical control because of the lesser side effects, you know. Biological control by definition क्या है, a control of living with the living, this is called as biological control. जब भी किसी living component को हम living की मदद से ही हम कंट्रोल कर रहे होते हैं, हम कहते हैं this is the biological control, right. For example,
अब जस्ट इमेजिन करें कि वॉलनट ट्री है जिसको एफर्ड अटैक करता है, से ये ट्री है, इसको मे बी एफर्ड ने अटैक कर दिया। एफर्ड ने क्या किया, एफर्ड ने अपनी चोंच इसके अंदर घुसा दी है, राइट, और इसके फ्लोएम से, ये फ्लोएम फीडर है, फ्लोएम से वो सैप को ये ऑफ कोर्स ये सक कर रहा है यहाँ से। तो अब ऑफ कोर्स जो एफिड है, एफिड क्या कर रहा है, ये प्लांट की जो फूड है उसको कंज्यूम कर रहा है। सो दिस इज अ प्रॉब्लम। इससे क्या होगा, ऑफ कोर्स जो प्रोडक्शन है वो डिक्रीज होगी। तो हम क्या करें, अगर हम फर्ज करें कि इस एफर्ट को किसी केमिकल की मदद से मार दें तो ये कहलाएगा केमिकल कंट्रोल। लेकिन अगर हम इस एफर्ट को किसी किसी चीज से पैरासाइटाइज कर दें, किसी पैरासाइट्स की मदद से पैरासाइटाइज इसको इन्वेड कर लें और इसके अंदर डिजीज कॉज करके इसको किल कर दें, तो अब ये जो कंट्रोल है इसको बोलेंगे दिस इज द बायोलॉजिकल कंट्रोल। So control of living thing with the living thing, this is the biological control. So मैंने आपसे questions भी कुछ पूछे थे, if you remember, control of living with living, या control of pests by using living organisms, right? या इसी तरीके से control of an aphid that attacks walnut tree by wasp that parasitizes its aphid. तो इन सब के आंसर के लिए मैंने आपको क्या बताया था, आंसर क्या था, biological control, right? I hope that अब इन सभी क्वेश्चंस के अंदर बेसिक क्लू एक ही है कि लिविंग को लिविंग से हम कंट्रोल कर रहे हैं। सो दिस इज द बायोलॉजिकल कंट्रोल। ऑलराइट, तो पेस्ट को हम केमिकल्स की मदद से भी कंट्रोल कर सकते हैं और हम हम लिविंग थिंग्स की मदद से भी कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक और मैं टर्मिनोलॉजी आपको बताना चाहूंगा, दैट इज द बायोपेस्टिसाइड, राइट। एक होते हैं केमिकल पेस्टिसाइड्स ऑफ कोर्स, जो कि रूटीन में यूज भी कर रहे होते हैं, राइट, स्प्रे वगैरह, ऑर्गेनोफॉस्फेट्स जैसे स्प्रेज हैं डिफरेंट। तो जो बायोपेस्टिसाइड्स वो कौन से हैं, जैसे अगर कोई भी लिविंग कंपोनेंट, जैसे अभी हम बात कर रहे हैं कि एफिड को हम पैरासाइटाइज कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ अनदर पैरासाइट, तो इसको इन्वेट कर रहे हैं, तो बेसिकली अब जो बायोपेस्टिसाइड है वो लिविंग थिंग जिसकी मदद से हम दूसरों को कंट्रोल कर रहे हैं, हम उनको कह रहे हैं दिस इज द बायोपेस्टिसाइड, राइट। सो लिविंग पेस्टिसाइड है, इसलिए उनको बायोपेस्टिसाइड्स बोलते हैं। सो बायोपेस्टिसाइड्स, अगर एग्जाम आपसे क्वेश्चन पूछता है, बायोपेस्टिसाइड्स आर यूज्ड इन, सो बेस्ट रिस्पांस टू दिस क्वेश्चन वुड बी बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ द पेस्ट। ओके, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक। जो हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक है, इसकी मदद से हम इसमें बेसिकली हम क्या करते हैं, ऑफ कोर्स समहाउ हम एरिएटेड वाटर के अंदर डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स डाल के, जो कि प्लांट को ग्रोथ के लिए रिक्वायर्ड होते हैं, हम फसलों को ग्रो करवा लेते हैं। तो ये जो हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक है, इसकी मदद से प्लांट्स को ग्रो किया जा रहा है। लाइक एस्ट्रोनॉट्स जो हैं वो स्पेस में इस टेक्निक की मदद से वेजिटेबल्स वगैरह को ग्रो कर लेते हैं। और रिसेंटली कुछ कंट्रीज हैं जैसे जापान, राइट, जहाँ पे जिन कंट्रीज का एरिया बहुत कम है, उन कंट्रीज में भी उन लोगों ने क्या किया है, उन लोगों ने भी हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक की मदद से वेजिटेबल्स को ग्रो करना सीख लिया, राइट। बहुत कम मिकदार में वाटर यूज होता है, लाइक वो एक ही से बिल्डिंग है, उसके अंदर ही कई सारी लेयर्स बना देते हैं और बहुत सारी लेयर्स के अंदर वो फसलें अपनी या वो वेजिटेबल्स को काश्त कर रहे होते हैं। तो सिंपली अब ये कह लें कि वो जस्ट अगर एक कनाल जगह भी है तो उससे भी 1 एकड़ से ज्यादा का काम ले लेते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस टेक्निक देयर, राइट। सो हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक, देयर वाज अ टाइम जब ये टेक्निक जो है वो बहुत ज्यादा कॉमन इन प्रैक्टिस नहीं थी, लेकिन अब जो है ये ग्रेजुअली ये इन प्रैक्टिस आनी शुरू हो गई है। खास तौर पे वो डेवलप्ड वर्ल्ड या वो डेवलप्ड नेशंस जिनके पास जगह कम है, जापान जैसी, वो इस टेक्निक पे उन्होंने ठीक ठाक काम किया है और इसकी मदद से अपनी प्रोडक्शन वो ले भी रहे हैं फसलों की। ऑलराइट, उसके बाद बायोलॉजी ने और फूड प्रोडक्शन और प्रिजर्वेशन में कैसे हेल्प किया है। बायोलॉजी की मदद से हमने चीजों को प्रिजर्व करना सीखा, लाइक डिफरेंट थिंग्स को प्रिजर्व करने के लिए हमें बायोलॉजी की मदद से डिफरेंट टेक्निक्स मिलती हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कूलिंग है, चीजों को फ्रिज में रखते हैं या फ्रीज करते हैं। ऑफ कोर्स ये चीजें हमें बायोलॉजी ने समझाई हैं कि एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर जो है इसके अंदर चीजें खराब नहीं होती। इस तरीके से मिल्क को पेस्चराइज करना हमने सीखा है। ऑफ कोर्स दिस इज आल्सो अ गिफ्ट ऑफ बायोलॉजी। तो इसकी मदद से हम मिल्क को जो वो relatively longer duration के लिए हम प्रिजर्व कर सकते हैं by killing the different germs in it with the help of the pasteurization, right? So अभी तक हमने ये देखा कि बायोलॉजी ने रिमार्केबली हेल्प किया है इन द फील्ड ऑफ फूड प्रोडक्शन और प्रिजर्वेशन। उसमें बेहतर वैरायटीज के जरिए, जो कि हमने सिलेक्टिव ब्रीडिंग या ट्रांसजेनिक प्लांट्स वगैरह को
को प्रिपेयर करके हमने हासिल की हैं। सेकेंडली पेस्ट को कंट्रोल करके केमिकली या बायोलॉजिकली, हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक या इवन प्रिजर्वेशन की डिफरेंट वेज, इन सारे डिफरेंट वेज से क्या किया है बायोलॉजी ने, हमारी या तो प्रोडक्शन को इंक्रीज कर दिया है या हमारी डिस्ट्रक्शन को डिक्रीज कर दिया है। ऑफ कोर्स एट द एंड ऑफ द डे वी आर हैविंग मोर थिंग्स टू इट, यू नो। ओके, नेक्स्ट जो है सेकंड जो एरिया है जहां पे बायोलॉजी ने हमें रिमार्केबली हेल्प किया है, दैट इज द डिजीज कंट्रोल, राइट। अब डिजीज कंट्रोल के अंदर यू हैव गॉट द प्रिवेंटिव मेजर्स, राइट। बायोलॉजी हमें बहुत सारे प्रिवेंटिव मेजर्स बताती है डिफरेंट डिजीजेस के कंट्रोल के हवाले से। फॉर एग्जांपल, जैसे मलेरिया से बचने के लिए बायोलॉजी ने हमें गाइड किया कि किस तरीके से हमने लाइक मॉस्किटो से बच के, मॉस्किटोस को किल करके या मॉस्किटो रिपेलेंट्स लगा के हमने जो है वो मलेरिया से बचना है। इसी तरीके से हमें बायोलॉजी ने ये भी गाइड किया कि जैसे अगर हेपेटाइटिस है, खासतौर पे हेपेटाइटिस बी, सी वगैरह, तो ये ब्लड जब एक डिजीज पेशेंट का ब्लड हेल्थी पेशेंट के ब्लड के साथ मिक्स होता है तो ये वायरस एक डिजीज से हेल्थी पेशेंट के अंदर ट्रांसमिट हो जाता है। तो तो ओवरऑल बायोलॉजी ने हमें ये भी गाइड किया कि किस तरीके से इस मिक्सिंग को बचाना है। लाइक जब सिरिंजेस यूज करनी है तो वो डिस्पोजेबल सिरिंजेस यूज करनी है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करनी है तो जिस भी पेशेंट जो डोनर है, डोनर के ब्लड के ऊपर लाजमी तौर पर टेस्ट रन करने हैं हेपेटाइटिस बी एंड सी के। सो डिफरेंट वेज बताती है बायोलॉजी जिनसे डिजीजेस के स्प्रेड को हम प्रिवेंट कर सकते हैं, राइट। सो ये हमें प्रिवेंटिव मेजर्स बताती है। इसी तरीके से एड्स के फैलाव के अंदर कमी के हवाले से बायोलॉजी हमें बताती है टू अवॉइड सेक्सुअल कांटेक्ट या इवन ब्लड ट्रांसफ्यूजन वगैरह से भी जो एड्स है ये फैल सकती है। तो ऑफ कोर्स जब हम ट्रांसफ्यूजन देते हैं तो हम डोनर के ब्लड के ऊपर एड्स के टेस्ट जरूर रन करते हैं कि गॉड फॉरबिड इसको एड्स तो नहीं है जो किसी दूसरे इंडिविजुअल के अंदर ट्रांसमिट हो, एंड सो ऑन। सो ये प्रिवेंटिव मेजर्स हमें बायोलॉजी ने बताए डिजीज कंट्रोल के हवाले से। सेकेंडली वैक्सीनेशन या इम्यूनाइजेशन जो हैं वो भी बायोलॉजी ने हमें दी हैं। लाइक यू सी हियर कि देयर वाज अ डिजीज नेमली द स्मॉल पॉक्स। दिस इज अ टेरिबल डिजीज व्हिच हैज किल्ड लार्ज नंबर ऑफ पीपल, और बहुत सारे लाखों करोड़ों की तादाद में लोगों की सफरिंग का बायस बनी थी ये वाली डिजीज। तो समहाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द स्मॉल पॉक्स। तो समहाउ इस स्मॉल पॉक्स वायरस के अगेंस्ट जो है वो फर्स्ट वैक्सीन वो प्रिपेयर की गई थी, और उस वैक्सीन की मदद से पूरी दुनिया के इंसानों को उस वक्त ग्रेजुअली जब वो उनको इम्यूनाइज किया गया, राइट। और उससे हुआ क्या कि अल्टीमेटली 1980 के बाद कोई भी नया केस जो है स्मॉल पॉक्स का रिपोर्ट नहीं हुआ ऑन द प्लेनेट अर्थ, राइट। सो देखिए वैक्सीन की मदद से एक बहुत ही टेरिफाइंग डिजीज थी जिसको हमने क्या किया, जिसको हमने इरेडिकेट कर दिया फ्रॉम द फेस ऑफ द अर्थ। सो दिस इज अगेन द गिफ्ट ऑफ बायोलॉजी। इसी तरीके से अभी रिसेंट सिचुएशन में आपको पता है कि कोरोना पेंडेमिक इज देयर। बहुत सारी जो कंट्रीज हैं दे आर ट्राइंग टू प्रिपेयर द वैक्सीन। लाइक इसमें रशिया फ्रंट लाइन पे है, चाइना एंड अमेरिका, राइट। सो बहुत सारी स्टेट्स हैं जो कि वैक्सीन प्रिपेयर करने की कोशिश कर रही हैं जो डिफरेंट फेजेस के अंदर हैं ट्रायल के अंदर, राइट। ऑफ कोर्स यू नो दैट द डे an authentic vaccine against corona it would be there, it would be great time, you know. Again, so we are preparing the vaccine again with the help of the biology, right. Okay, इस तरीके से एंटीबायोटिक्स, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, इनकी मदद से भी हम डिजीज को कंट्रोल करते हैं। लाइक एंटीबायोटिक्स की मदद से हम जो जर्म्स होते हैं जो हमारे अंदर डिजीजेस कॉज करते हैं, फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया, फंजाई एटसेट्रा, हम उनको किल करते हैं। कीमोथेरेपी की मदद से हम क्या करते हैं, समहाउ कीमोथेरेपी की मदद से हम कैंसरस सेल्स को किल करते हैं। और रेडियोथेरेपी की मदद से भी हम क्या करते हैं, हम कैंसर सेल्स के ऊपर रेडिएशन स्ट्राइक करके हम कैंसर सेल्स को किल करते हैं। सो एंटीबायोटिक्स आप कह सकते हैं कि इन्फेक्शियस डिजीजेस को ट्रीट करने के लिए हम यूज करते हैं, जबकि जो कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी है इनको हम कैंसर की ट्रीटमेंट के अंदर यूज करते हैं। उसके बाद थी जीन थेरेपी। अगेन ये भी एक न्यूअर वे है ऑफ ट्रीटिंग द डिजीजेस। अगर किसी इंडिविजुअल के अंदर कोई जेनेटिक प्रॉब्लम है, किसी जीन के अंदर इशू है, तो हम समहाउ नॉर्मल जीन उसके अंदर इंट्रोड्यूस करवा के, तो उसको एक्सप्रेस करवा के मे बी उसके मसले को परमानेंटली हल कर दें। बहुत सारे डिजीजेस की जीन थेरेपी के लिए अभी जो रिसर्च है वो कंटिन्यूड भी है। अभी ये बहुत ज्यादा इन प्रैक्टिस नहीं है ये वाला जो तरीका इलाज है जीन थेरेपी वाला फॉर द जेनेटिक डिजीजेस, बट स्टिल देयर इज अ ग्रेट होप इन फ्यूचर ये एक मेजर ट्रीटमेंट मोडालिटी होगी। इसके अलावा फिर एक और टर्मिनोलॉजी है इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट।
अब इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट जो ये कोई एक कह लें कि कोई एक मेथड नहीं है टू कंट्रोल अ डिजीज। ऑफ कोर्स इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट के अंदर हम क्या करते हैं कि किसी भी एक भी प्रॉब्लम के लिए जितने भी डिफरेंट डिफरेंट वेज एग्जिस्ट करते हैं, हम उन सारे वेज को वे करके कंसीडर करके हम उनसे जो है ना वो ओवरऑल एक मल्टी सेक्टोरल अप्रोच बनाते हैं कि इस डिजीज को ऐसे टैकल किया जाए। तो ये जो चीज है ये इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट में आती है। ऑफ कोर्स अगर एग्जाम आपसे क्वेश्चन पूछता है कि बेस्ट वे टू कंट्रोल एनी डिजीज, तो इसके लिए अगर बजाय कि आप आंसर करें वैक्सीनेशन, प्रिवेंटिव मेजर व्हाटसोएवर, इसके लिए इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट अगर आंसर करें, ये बेहतर रिस्पांस होगा बिकॉज इट कवर्स एवरीथिंग, राइट? इट कवर्स एवरीथिंग। सो इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट, सो बेस्ट वे टू कंट्रोल अ डिजीज इज, तो इसका आंसर क्या होगा? इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट। यानी कि इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट के अंदर यही, इसके अंदर ही वैक्सीनेशन भी आ जाएगी, एंटीबायोटिक्स भी आ जाएंगे, अगर कैंसर है तो उसके अंदर कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी भी आ जाएगी। सो जिस तरह की भी डिजीज है उसके अकॉर्डिंगली ट्रीटेड जो ट्रीटमेंट मोडालिटीज है उसके अंदर ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट इंक्लूड हो जाएंगी। सो इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट, दिस इज अ ब्रॉड टर्मिनोलॉजी, तो यू शुड नो क्लियरली कि कब आपने इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट को आंसर करना है। ऑलराइट, देन थर्ड एरिया है बायोलॉजी का इन सर्विस ऑफ मैनकाइंड, दैट इज प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ द एनवायरनमेंट। बायोलॉजी ने एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन और कंजर्वेशन में भी रिमार्केबली हेल्प किया है। इसके अंदर इस देखें बायो रिमीडिएशन, राइट? सो अच्छा, बायो रिमीडिएशन और बायोलॉजिकल कंट्रोल, इनमें डिफरेंस है। आई डोंट वांट यू टू कंफ्यूज दीस टू, ये दोनों रिमार्केबली एक दूसरे से ये डिफरेंट है। सो व्हाट इज बायो रिमीडिएशन? बायोलॉजिकल कंट्रोल के बारे में मैंने आपको बताया था, इट इज कंट्रोल ऑफ लिविंग विद लिविंग, राइट? जबकि बायो रिमीडिएशन क्या है? दिस इज कंट्रोल ऑफ नॉन लिविंग विद लिविंग। ये कंट्रोल है किसका? नॉन लिविंग विद लिविंग। अब इसके अंदर देखें, जस्ट इमेजिन करें कि से एक पूल है, दिस इज अ पूल, और इसके अंदर वाटर है, और इस वाटर के अंदर जो है वो हैवी मेटल्स है, इसके अंदर हैवी मेटल्स है, राइट? और इस वाटर को अगर कोई भी इंसान या जानवर कंज्यूम करेगा तो हैवी मेटल्स उसके अंदर जाकर उसकी किडनीज को डैमेज करेंगे एंड सो ऑन, उसके एडवर्स इफेक्ट्स जो हैं उसके अंदर आएंगे। तो अगर अब यहाँ पे एक एलजी है, एलजी क्या करती है? वो इन हैवी मेटल्स को एब्जॉर्ब कर लेती है, राइट? तो हम बोलेंगे दिस इज बायो एब्जॉर्प्शन। जब उस एलजी ने हैवी मेटल्स को अब्जॉर्ब कर लेना है, नतीजतन क्या होगा? पानी के अंदर हैवी मेटल्स की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी और पीने के लिए रिलेटिवली हेल्थी हो जाएगा। सो ये एग्जांपल है किसकी? ये बायो रिमीडिएशन की एग्जांपल है। सो कंट्रोल ऑफ नॉन लिविंग विद द हेल्प ऑफ लिविंग, दिस इज बायो रिमीडिएशन। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि डीकम्पोजिशन आपने पढ़ा होगा, जब ऑर्गेनिजम्स की डेथ हो जाती है तो वो डीकम्पोज होते हैं। व्हाट डू यू थिंक? डीकम्पोजिशन, दिस वुड come under heading of bioremediation or biological control or none of these, right? And the best response to this question is it is also a form of bioremediation. आपको पता है कि डेड अगर ऑर्गेनिज्म है और उसको हम लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी कि बैक्टीरिया और फंजाई जो कि हमारे मेजर डीकम्पोजर्स हैं, इनकी मदद से डीकम्पोज कर रहे हैं, तो अगेन इट इज कंट्रोल ऑफ नॉन लिविंग विद लिविंग। सो ये किसकी एग्जांपल हो गई? ये एग्जांपल हो गई इसकी, यू सीन हियर, बायोरिमीडिएशन की। सो एग्जाम आपसे अगर क्वेश्चन पूछता है कि अगर एलजी हैवी मेटल्स को एब्जॉर्ब करती है, अगर एलजी हैवी मेटल्स को एब्जॉर्ब करती है तो इसको हम क्या बोलेंगे? दिस इज बायोअब्जॉर्प्शन। बायोअब्जॉर्प्शन इज एन एग्जांपल ऑफ, आंसर इज बायोरिमीडिएशन। कंट्रोल ऑफ नॉन लिविंग विद लिविंग is basically known as, answer is again bioremediation. Decomposition of dead decaying organic matter with the help of the bacteria and the fungi that are major decomposers, this comes under the heading of the, again answer is bioremediation and so on. So bottom line point of my discussion is biological control is the control of living with living, जबकि जो बायोरिमीडिएशन है इट इज अ कंट्रोल ऑफ नॉन लिविंग विद लिविंग। इसकी क्वेश्चन भी मैंने आपसे देखिए पूछा था, कंट्रोल ऑफ नॉन लिविंग विद लिविंग इज, इसका आंसर क्या हमने दिया था? बायोरिमीडिएशन। इस तरीके से seen here bioabsorption is an example of, इसका भी आंसर मैंने क्या दिया था आपको? Bioremediation. I hope that now you clearly understand why I have answered this way to these questions. Okay, next we have got the protection of the endangered species, right? We have got the protection of the endangered
स्पीशीज। सो बायोलॉजी ने हमें एंडेंजर्ड स्पीशीज की प्रोटेक्शन के हवाले से भी हेल्प आउट किया है। अच्छा, इसमें ना ये 3 टर्मिनोलॉजीज हैं जो कि क्लोजली एसोसिएटेड है। हमारा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट फीचर है या टीचिंग टूल है, दैट इज आवर क्वेश्चन बैंक। सो अगर हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस पे जाते हैं तो इसमें हम देखें कि आप डिफरेंट डिफरेंट तरीके से टेस्ट दे सकते हैं। सो आप जैसे मर्जी माइंड में डिफाइन कर लें कि आपने किसी एक टॉपिक का टेस्ट देना है या एक चैप्टर का, एक यूनिट का, क्वार्टर सिलेबस का, हाफ सिलेबस का, फुल सिलेबस का, जो मर्जी सिलेबस आप डिफाइन कर लें, उस डिफाइंड सिलेबस में से 20 तरीकों से आप टेस्ट दे सकते हैं। कैसे? जैसे जो भी सिलेबस आपके माइंड में डिफाइंड है, आप चाहें तो उस सिलेबस के हमारे पास जो अवेलेबल ऑल क्वेश्चन उनका टेस्ट दे सकते हैं, या जो आपने टॉपलेट.pk पे आप प्रैक्टिस करते रहे हैं तो आप चाहते हैं कि आपने दोबारा मे बी सेकंड थर्ड टाइम आप टेस्ट दे रहे हैं, आप चाहते हैं कि मेरे पास सिर्फ और सिर्फ उस सिलेबस के अनसीन क्वेश्चन का टेस्ट आए, आप वो भी दे सकते हैं। इसके अलावा इनकरेक्ट क्वेश्चन के टेस्ट देते हुए जो सवाल आपके गलत हुए थे, आप उन गलत सवालों का टेस्ट अलग से क्रिएट कर सकते हैं। जैसे अगर आपने फिजिक्स के 20 टेस्ट दिए हैं, उनमें से आपका कोई मे बी आपके कोई 30 क्वेश्चन रॉन्ग हुए थे, उन 30 रॉन्ग क्वेश्चन का इकट्ठा टेस्ट भी आप क्रिएट कर सकते हैं। और इसी तरीके से जो जिन क्वेश्चन को आपने टेस्ट के दौरान बुकमार्क किया तो उनका टेस्ट कॉल कर सकते हैं, जो टेस्ट आपने अटेम्प्ट किए थे क्वेश्चन उनका टेस्ट कॉल कर सकते हैं, अनअटेम्प्टेड का, और इवन यानी कि टेस्ट देते हुए आपने जिनको अटेम्प्ट किया था और टेस्ट देते हुए जिनको आपने अटेम्प्ट नहीं किया था, ये अनसीन से डिफरेंट है। अनसीन का तो मतलब ये है कि वो टेस्ट में कभी आए नहीं आपके। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि इवन पास्ट क्वेश्चन का बहुत बड़ा पूल यहाँ पे मौजूद है। अगर हम गौर करें, देखें कि ईकैट के, नम्स के, एनएमडी कैट, एकेयू, एमडी कैट पंजाब के और ईटा केपीके के, ये इवन जो पीएमसी के जो सैंपल पेपर्स हैं उनके टॉपिक वाइज पास्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे मौजूद है ओवरऑल। अब किसी भी टैब पे क्लिक करें, सारे के सारे एक्चुअल पास्ट क्वेश्चन जब वो आ जाएंगे। ऑफ कोर्स ये सारे के सारा बड़ा इंपॉर्टेंट टूल है जो कि पूरे पाकिस्तान से बड़े मेन एग्जामिनर्स ने, बड़े सीनियर एग्जामिनर्स ने ये डेवलप किया होगा। एनीवेज, इसमें से किसी भी आप टॉपिक को चूज करें, से मैं यहाँ पे सारे टैग्स को चूज कर लेता हूँ, तो हमारे पास ये सारे के सारे टॉपिक्स आ गए। इनमें से किसी एक टॉपिक को मैं चूज करूँ या एक सेक्शन को, या मैं मल्टीपल सेक्शन को चूज करूँ, तो मैं उसका टेस्ट दे सकता हूँ। से मैंने 2 सेक्शन चूज किए, इसमें से सेम है कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स, इनका टेस्ट देना चाहता हूँ, या ओवरऑल मैं सारे सेक्शन का टेस्ट देना चाहता हूँ, वो मैं दे सकता हूँ। या मैं डिफाइन करूंगा मे बी जी मैंने 50 एमसीक्यूज का टेस्ट देना है, तो ये 50 एमसीक्यूज का टेस्ट आपके सामने ये क्रिएट हो गया। सो ये आपके सामने आ गई है जी टेस्ट की स्क्रीन, जिसमें आप देख सकते हैं कि ये ईटा केमिकल का पास्ट क्वेश्चन है, ये स्टेटमेंट है, ये ऑप्शंस हैं। इसमें ओवरऑल ये देखिए कि इसमें अगर हमने क्लिक किया तो आपका ये करेक्ट आंसर भी सामने आ गया। अगर आप इसकी एक्सप्लेनेशन देखनी है तो वो भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा ये क्वेश्चन वेरीफाइड है बाय आवर टीम, इसको अगर आप चाहें बुकमार्क कर सकते हैं। इस क्वेश्चन से रिलेटेड डिफरेंट स्टैट्स यहाँ पे आ रहे हैं वगैरह वगैरह। यहाँ से आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा सकते हैं, जरूरत पड़े तो आप यहाँ से प्रीवियस क्वेश्चन पे जा सकते हैं, और फिर अल्टीमेटली जब आप चाहें आप टेस्ट को फिनिश करके इवन रिजल्ट को भी व्यू कर सकते हैं। ऑलराइट, सो इस तरह से ये टेस्ट आपने इसको रिजल्ट को व्यू कर लिया। एनीवेज, इसके बाद अब हम चलते हैं दोबारा अपने होम पेज की तरफ। सो आप किसी भी जितने भी आपका सब्जेक्ट्स हैं, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग, इन सब सब्जेक्ट्स के आप वीडियो लेक्चर्स, वीडियो नोट्स और अनलिमिटेड एमसीक्यू प्रैक्टिस यहाँ से कर सकते हैं। जितने भी आप प्रीवियस टेस्ट, जो भी टेस्ट आपने दिए होंगे, अगर आप प्रीवियस टेस्ट पे क्लिक करेंगे वो सारे के सारे टेस्ट आपके यहाँ पे आ रहे होंगे। इसके अलावा जो आपकी जो ओवरऑल प्रोग्रेस है उसकी जो डिटेल है वो सारी की सारी यहाँ पे आ रही है। डिफरेंट सब्जेक्ट में आप कैसे जा रहे हैं, डिफरेंट सब्जेक्ट्स में, डिफरेंट चैप्टर्स में और डिफरेंट टॉपिक्स में आप कैसे जा रहे हैं, वो सारी की सारी डिटेल यहाँ पे आ रही है। इसके अलावा फुल लेंथ पेपर्स हैं जो कि जस्ट लाइक रियल एग्जाम है। यहाँ से किसी भी फुल लेंथ पेपर को किसी भी टाइम पे लॉन्च कर सकते हैं अपनी तरीके शुरू में या इवन मिड सेशन में जाके नियर द एग्जाम आप इन इसको जब चाहे आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। उसके बाद फिर सपोर्ट मटेरियल है, इसमें इनको वीडियो रिव्यूज हैं, डिफरेंट स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने टॉप ग्रेड्स पढ़ा, वो आपको गाइड कर रहे हैं हमारे सिस्टम के हवाले से भी, ओवरऑल तैयारी के हवाले से भी आप उन बच्चों से गाइडेंस ले सकते हैं। इसके अलावा हमारे ये टेस्टिमोनियल्स हैं जो पूरे पाकिस्तान में हजारों स्टूडेंट्स हमसे पढ़ रहे हैं, वो हमारे बारे में क्या कहते हैं उसकी डिटेल यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके अलावा सिलेबस यहाँ पे गिवन है, अगर आप कंटेंट देखना चाह रहे हैं हमारे कोर्स का, वो सारे के सारे यहाँ पे ओवरऑल जब विजिबल है।
एंड इन एडिशन टू दैट स्टडी स्केड्यूल्स बड़ा एक अहम फीचर है, अहम मॉड्यूल है। इसमें 90 डेज, 60 डेज, 30 डेज और इवन 50 डेज का एनएमटी कैट का स्केड्यूल मौजूद है। आप अपनी नीड के अकॉर्डिंगली जिस मर्जी स्केड्यूल को फॉलो कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि आप टाइम फ्रेम में किस जगह पे खड़े हैं। जैसे अगर आप एग्जाम, आपका 1 महीने के बाद एग्जाम है, ऑफ कोर्स आप 30 डेज वाला प्लान फॉलो करेंगे। अगर आपके एग्जाम में 2 हफ्ते रहते हैं तो आप 15 दिन वाला प्लान फॉलो करेंगे एंड सो ऑन। सो इसमें हमने आपको ये बताया है स्केड्यूल्स के अंदर ये गाइड किया है कि आपने गिवन टाइम को बेस्ट यूटिलाइज कैसे करना है। फिर इसके अलावा डाउनलोड्स का सेगमेंट है, जो भी डिफरेंट इंपॉर्टेंट कंटेंट है आपसे रिलेटेड वो सारे के सारे आपको डाउनलोड्स में मिल जाता है। और इसके अलावा गाइडेंस वीडियोस काफी सारी इसके अंदर पड़ी हुई हैं जो कि मैंने खुद रिकॉर्ड करके इसके अंदर डाली है। इसमें बहुत सारे हवालों से जनरल गाइडेंस आप इन वीडियो से ले सकते हैं। सो ये था हमारे पास ये हमारे पास गाइडेंस वीडियोस का ये सेगमेंट था। ओके, सो दिस वाज जिनको आपने अंडरस्टैंड करना है। एक है थ्रेटन्ड, एक है एंडेंजर्ड और एक है एक्सटिंक्ट, एक है एक्सटिंक्ट। ठीक है, सो ये बेसिकली इस वक्त कह लें कि बहुत सारी स्पीशीज ऐसी हैं जिनकी पॉपुलेशन जो है वो बड़ी तेजी के साथ रिड्यूस हो रही है ऑन द फेस ऑफ अर्थ, राइट। एनिमल्स की भी बहुत सारी स्पीशीज हैं, प्लांट्स की भी, खासतौर पे एनिमल्स की। तो उनकी जो पॉपुलेशन है वो तेजी के साथ रिड्यूस हो रही है ऑन द फेस ऑफ अर्थ, राइट। तो हम कहते हैं कि लेकिन अभी वो एट द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन नहीं है, राइट। हम कहते हैं ये जो स्पीशीज है ये थ्रेटन्ड है। हाँ, अब कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी हैं जिनकी पॉपुलेशन इस हद तक रिड्यूस हो गई है कि अब दे आर एट द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन। खतरा ये पैदा हो गया कि शायद ये एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, नापैद हो जाएंगे ये वाले ऑर्गेनिज्म। हम कहते हैं ये जो स्पीशीज होगी ये होगी एंडेंजर्ड। सो वो स्पीशीज ऑर्गेनिजम्स की जिनकी पॉपुलेशन तेजी से रिड्यूस हो रही है बट स्टिल दे आर नॉट एट वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन, दे आर थ्रेटन्ड। और वो स्पीशीज जिनकी पॉपुलेशन बहुत कम है एंड दे आर एट वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन, दे आर एंडेंजर्ड, राइट। और अब वो स्पीशीज जो कि फेस ऑफ अर्थ पे पहले थी लेकिन आज हमें मिलती ही नहीं है, जैसे डायनासोर्स की बहुत सारी स्पीशीज है, they are said to be extinct. So threatened, endangered and extinct. तो इसको मैं एक सादा सी मिसाल की मदद से भी आपको समझाता हूँ। जस्ट इमेजिन करें आपकी किसी दोस्त के साथ आपकी लड़ाई हो जाती है, तो वो आपको धमकी लगा देता है मैंने तुम्हें गोली मार देनी है। सो यू आर थ्रेटन्ड, राइट, यू आर थ्रेटन्ड। और उसके बाद जो है अगर वो गन लेके आपके घर भी पहुंच जाता है और आपके ऊपर अपनी गन जो तान भी लेता है, सो नाउ यू आर एंडेंजर्ड, यू आर एट वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन फ्रॉम द फेस ऑफ दिस अर्थ, राइट। और उसके बाद फिर गॉड फॉरबिड अगर वो आपको शूट भी कर देता है, नाउ यू आर एक्सटिंक्ट। सीन हियर, सो थ्रेटन्ड, एंडेंजर्ड एंड एक्सटिंक्ट, आई वांट यू टू क्लियरली अंडरस्टैंड दीज क्लोजली रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज। एनीवेज, इसके अंदर मैं आपको बता ये रहा था कि जो बायोलॉजी है इसने हमें जो थ्रेटन्ड स्पीशीज हैं या खास तौर पे जो एंडेंजर्ड स्पीशीज हैं उनकी प्रोटेक्शन के हवाले से भी इसने हमें क्लासिक क्लूज दिए हैं। एंड ऑफ कोर्स साइंटिस्ट in the different parts of the world and the geologists, they are actually trying to protect the endangered species, right? So बहुत सारे कह लें कि एनजीओज वगैरह भी काम कर रही हैं, कुछ स्टेट्स हैं वो काम कर रही हैं जो भी एंडेंजर्ड स्पीशीज हैं इनकी प्रोटेक्शन के हवाले से, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट द बायोलॉजी इन सर्विस ऑफ द मैनकाइंड। तो ये जो डिस्कशन ओवरऑल बहुत ज्यादा कॉन्सेप्चुअल तो नहीं है लेकिन कुछ फाइन टर्मिनोलॉजीज हैं इसके अंदर जो कि इम्पोर्टेंट हैं, लाइक जिनसे रिलेटेड मैंने आपको बता भी दिया कि क्वेश्चंस किस किस तरीके से पूछे जा सकते हैं। आई होप दैट यू हैव एंजॉयड द प्रोसेस ऑफ लर्निंग दिस टॉपिक विद मी। That's all with this topic. Thank you very